हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन इन 3 स्टेप्स ऑफ डिवीजन इज 7 एंड द फर्स्ट 3 क्वेश्चन आर 2, 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली द नंबर्स आर। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अभी रिसेंटली मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ये तो सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली डिवीजन लेमा के ऊपर नहीं है, लेकिन इसमें उसका यूज होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा डिवीजन लेमा क्या बोलता है। वो बोलता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स, टू यूनिक इंटीजर्स Q and R such that A is equals to B Q plus R। ठीक है, ये हमारा डिवीजन लेमा बोलता है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल जो आप डिवीजन बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये वही है। अच्छा, और जहाँ पे R क्या होगा ना, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और हमेशा B से छोटा होगा। ठीक है, अगर इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो ये क्या है कि जब आप डिवीजन करते थे ना, तो ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ए रखा हुआ है, यहाँ पे बी रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ क्यू आएगा और ये आप डिवीजन का प्रोसेस करोगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में जाके कुछ आर बचेगा जो या तो 0 होगा या फिर लेस देन बी होगा। 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा या लेस देन बी होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ समझ रहे हैं तो इसको आप डिवीजर बोलते हो। सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल जो बचपन से आप भाग लगाना बोलते हैं हिंदी में, या डिवीजन करना इंग्लिश में बोलते हैं, वो है ये। इसको क्या बोलते हैं, उसको आप डिविडेंड बोलते हो। देखो, डिवीजर क्या है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है। डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। ये है कोशेंट। ठीक है, और ये आता है रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करते हो तो कई बार रिमाइंडर बचता है, कई बार नहीं बचता, इसलिए बोला जा रहा है कि ये 0 से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, और बी से छोटा होता है। इससे हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि जैसे ये बी के इक्वल होगा तो फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसे बी से छोटा होना पड़ेगा, या फिर 0 के इक्वल और उससे बड़ा होना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल है। और जब भी आप दो नंबर का एचसीएफ निकालते हो, ए और बी का, ठीक है, तो क्या करते हो, सपोज ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी से ए को भाग देते हो और कंटिन्यूअस डिवीजन करते चले जाते हो। ठीक है, तो अब देखना इसने क्या डिवीजन लेमा को रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए बोला। इसने बोला 3 स्टेप्स हैं उसके डिवीजन में। ठीक है, एचसीएफ जो ऑब्टेन्ड आया बाद में वो 7 है। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड नंबर में जब आप एचसीएफ आया होगा तो क्या रहा होगा, थर्ड स्टेप में क्या रहा होगा आपका, क्योंकि एचसीएफ आ गया थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में एचसीएफ आ गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर उस स्टेप में 0 रहा होगा। और जो डिवीजर है, डिवीजर उस स्टेप में 7 रहा होगा, डिवीजर का मतलब बी उस स्टेप में 7 रहा होगा। ठीक है, और क्वोशंट इन्होंने दिया हुआ है, द फर्स्ट 3 क्वोशंट आर 2, 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट 3 क्वोशंट यानी पहला क्वोशंट ये है, दूसरा क्वोशंट ये है और तीसरा क्वोशंट ये है, यानी थर्ड स्टेप में क्वोशंट ये रहा होगा। तो यहाँ पे क्यू क्या रहेगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा आपका 6। तो आपने सिंपल यहाँ से क्या निकाल लेना, यहाँ से आपने डिविडेंड निकाल लेना, यानी ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से निकल जाएगी। ए इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बी इंटू क्यू। बी क्या है 7, क्यू क्या है 42, सॉरी 6, तो ये हो गया 42, और रिमाइंडर क्या है 0, तो ये क्या हो गया 42। यानी जो थर्ड स्टेप में आपका जो डिविडेंड था वो 42 था। तो जब आप सेकंड स्टेप में जाएंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो, अगर डिवीजन लेमा आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, तो जो सेकंड स्टेप का डिवीजर होता है वो थर्ड स्टेप में जाके क्या बन जाता है, डिविडेंड। तो यानी ये सेकंड स्टेप में डिवीजर रहा होगा, तो यानी कि ये सेकंड स्टेप में क्या रहा होगा, बी की वैल्यू रही होगी 42। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको कोशेंट की वैल्यू दी हुई है, कोशेंट की वैल्यू सेकंड स्टेप में दी हुई है 4, क्यू कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि रिमाइंडर कितना रहा होगा सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में रिमाइंडर रहा होगा 7, तभी वो वहां जाके डिवीजर बना। जो रिमाइंडर
होता है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, डिविजर बन जाता है जाके। तो सेकंड स्टेप में आपका डिविडेंड क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी क्यू 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 और प्लस का 7, ये क्या आ जाएगा, देखो 4 4 जा 16, 160, 168 और प्लस 7 175। तो सेकंड स्टेप में जो आपका डिविजर वो ये आपका डिविडेंड जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 175 रहा होगा, ये सेकंड स्टेप में रहा होगा। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, देखो सारा थॉट प्रोसेस हिल जाएगा, ये मतलब बिल्कुल आपको रिवर्स में कैलकुलेट कराया जा रहा है, ठीक है। और यही कंपटीशन है, सीधा सीधा तो सभी कर रहे हैं, क्या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हो, बस यही पूछा जा रहा है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में पहुंचे तो फर्स्ट स्टेप में डिवीजर, अब तो आपको समझ आ गया डिवीजर फर्स्ट स्टेप में क्या रहा होगा, यानी कि बी फर्स्ट स्टेप में क्या रहा होगा, जो यहाँ डिविडेंड बना 175, कोशेंट इसने दिया हुआ है, फर्स्ट 3 कोशेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट कोशेंट क्या रहा है 2, रिमाइंडर बता सकते हो कि अब रिमाइंडर क्या रहा होगा फर्स्ट स्टेप में, आर, आर क्या रहा होगा फर्स्ट स्टेप में, जो कि सेकंड स्टेप में जाके क्या बना, डिविजर बना। तो रिमाइंडर क्या रहा होगा 42। तो यहां से डिविडेंड निकाल लो, यानी कि एक नंबर आ जाएगा आपके पास में, डिविडेंड यहां से निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 175 इंटू 2 और प्लस 42। 175 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो गया 300, 350 और 342, ये हो गया 392, ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्टेप तक का ढूंढ लिया। तो अब आपको क्या समझ आ गया है कि आंसर आ गए हैं, आंसर आपके पास ऑलरेडी आ गए, इन्होंने 2 नंबर पूछे हुए हैं। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करते हो, डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे आपका डिवीजर क्या है 175, जो कि यहाँ से निकला। तो आप ध्यान से देखो कि इस फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया होगा, इस फर्स्ट स्टेप में आपने ऐसे किया होगा कि 175 डिवाइड 392। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। भाई डिवीजन लेमा में आप यही तो करते हो, 17 जो कि आपका छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हो। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी, ठीक है। अच्छा सवाल है, पूरा डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट इसमें आपका रिवाइज हो जाता है। इफ ए एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए, देन विच कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ए बी ग्रेटर देन 0। ए बी 0 से बड़ा दिया हुआ है, बोला है ये वाली कहानी एक्स प्लस ए से डिविजिबल है। तो इतना तो आप समझ रहे हो, अगर एक्स प्लस ए से ये डिविजिबल है तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ए रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी कि अगर मैं ए लूँ और यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस ए लूँ तो ये हो गया माइनस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए प्लस बी क्यूब, ये 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 0 के इक्वल आना चाहिए तो यहाँ से देखो माइनस का ए का जब आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बाहर ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये माइनस का ए क्यूब हो जाएगा, और ये 2 है तो ये माइनस का ट्वाइस ए क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या कहानी बनी, माइनस का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल टू 0, और इसको आप क्या बोल सकते हो कि ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 0 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो आंसर तो अभी आप में से बहुत सारे लोग अगर देखेंगे तो यहीं से आके बोल देंगे कि ये वाला आंसर मेरा सही आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी, वो यहाँ से दिख रहा है। लेकिन ये आया कैसे, इसको यहीं से कंक्लूड नहीं कर लेना है। हो सकता है इसमें ये वाला ऑप्शन ना होता, कोई और ऑप्शन होता। सपोज इसमें मैं ये वाला ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन देता, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। क्यों, यहां से देखो बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, ठीक है, बराबर 0 है। तो इसको आप लिख सकते हो बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर, ये चीज आप लिख सकते हो, ये इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, या तो ये वैल्यू 0 आएगी, अगर ये वैल्यू 0 है तो बी बराबर ए, जो कि आपको ये दिख रहा है, और अगर ये वैल्यू 0 है तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, अगर ये ऑप्शन होता तो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया था क्योंकि बाकी कुछ उसमें था नहीं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये ऑप्शन ना हो के ये ऑप्शन होता तो आपको इस तरह करना था। अगर हमें ठीक से बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0 के रिजल्ट कंक्लूड करने हैं तो ये वाला तरीका सही है हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 8, द नेचुरल नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फोर नंबर्स 17, 31, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ, 25, 47 टू गिव फोर नंबर इन प्रोपोर्शन। देखो ये चार नंबर है, ऐसा बोला जा रहा है कि इनमें से किस नेचुरल नंबर को माइनस कर दिया जाए कि ये सारे प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूएशन में चलना है। 17/31 ये रेशो किसके इक्वल होना चाहिए, 25/47। अब आप ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल तो है नहीं रेशो, इसीलिए पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या नंबर माइनस किया जाए। सपोज इनमें से x माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ पे -x, यहाँ पर -x, ये भी -x और ये भी -x। ठीक है, अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 17 -x इंटू 47 -x इज इक्वल्स टू 25 -x और इंटू 31 -x। ठीक है, इस कहानी को अब आप अपने आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कुछ नहीं है ना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, सिंपल सा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे मैंने लिया है एनएमटीसी से, और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन करा देना चाहिए। द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। कल मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एक नंबर ऑफ जीरोज वाला क्वेश्चन कराया था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा हट के है। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। यूनिट उसमें पूछा गया था कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, कि मतलब 1 इंटू 2 इंटू 100, सॉरी इंटू 3 इंटू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 इंटू, हाँ 2 इंटू 3 इंटू 4, और ऐसे ऐसे करके अगर आप 100 तक मल्टीप्लाई करो तो ये जो प्रोडक्ट आएगा उसमें टोटल जीरोस कितनी होंगी लास्ट में, तो ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस चीज को आप फैक्टोरियल 100 भी बोल देते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइन को आप क्या बोलते हो, फैक्टोरियल। ये वैसे 11th में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस बैच पढ़ेंगे 10th वगैरह के तो ये आपको पहले ही पढ़ा दिया जाएगा। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है कि 100 से छोटे 100 और 100 से छोटे जितने नंबर हैं 1 तक, उन सब की मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 100, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, या n नंबर्स बोल लो। ठीक है, ये क्या होगा, n/5, ये वाले ब्रैकेट क्या है इनकी मैं बात अभी बताऊंगा आपको, अपॉन n/5 स्क्वायर प्लस n/5 क्यूब प्लस आगे करते जाओगे n/5 की पावर 4, n/5 की पावर 6। जहां पर ये चीज क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने वैसा ले लिया न्यू कंसेप्ट वाला, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है कि डिटेल में तो आप 11th में पढ़ोगे, मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि जब भी बोला जाए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाले ब्रैकेट, तो इसके अंदर कुछ भी रखा हो, उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर लेना है। सपोज यहाँ पे रखा है 5.5, नंबर लाइन ध्यान करो, आपने नंबर लाइन पढ़ी थी ऐसे करके, यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, थोड़ा सा और आगे ले लो 5, है ना, और ये अगर देखो तो ये यहाँ पे कहीं पे 6 आ जाएगा, 5.5 यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, इधर माइनस वाले नंबर आएंगे, -1, -2, नंबर लाइन आपने बहुत प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी थी, उसका यहाँ यूज हो रहा है, ये 5.5 कहीं है। तो मैंने क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी है उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। अब 5.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी, 2 भी, 1 भी, इससे पीछे के सारे 5.5 से छोटे हैं, लेकिन इससे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है, 5.5 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो, तो वो वैल्यू होती है 5। यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू रखी है नंबर लाइन में, उससे पीछे चल लो और जहां पे आपको पहला इंटीजर मिल जाए वहीं पे रुक जाओ। समझ पाए मेरी बात। सपोज हमको ये वैल्यू दे दी, जैसे इसकी वैल्यू तो आ गई 5, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास है 18.9,
ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे सपोज 18 है, यहाँ 19 है, तो 18.9 यहाँ पे कहीं आया। तो मैंने क्या बताया, इसके पीछे चलो और जो सबसे पहले इंटीजर टकरा जाए आपको वो पकड़ लो। सबसे पहला इंटीजर क्या टकराया, 18, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना समझो। तो अब प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स में ये कहानी है। तो ये प्रोडक्ट कितने नंबर का है, ये 100 नंबर का है, यानी कि प्रोडक्ट n की वैल्यू क्या हो गई 100। तो इसमें निकाल लो कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। कितने जीरोज हो जाएंगे, 100/5 प्लस 100/25, ठीक है, और प्लस 100/125, प्लस आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी बता देता हूँ। देखो 100/5 की वैल्यू तो क्या आएगी 20, तो इसमें तो कुछ डेसिमल नहीं है, ये तो 20 ही है, तो ये अपने आप में 20 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 100/25, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, लेकिन अपने आप जब इसमें ऑलरेडी इंटीजर है तो वो सेम ही वैल्यू पे खुलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया 100/125 की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1000 आएगा 0.8। ठीक है, यही वैल्यू आ गई। अब 0.8 आ गया, यानी वैल्यू पॉइंट में आ गई। जब पॉइंट में आ गई तो मैंने क्या बताया, 0.8 यहाँ कहीं पड़ेगा, एक से छोटा होता है, तो सपोज 0.8 यहाँ पड़ा। मैंने आपको क्या बताया, इसके पीछे चलो और सबसे पहला जो इंटीजर मिल जाए वो पकड़ लो। सबसे पहला इंटीजर क्या मिला, 0। 0 कौन सा इंटीजर होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये 0 आपको इंटीजर मिला, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस कहानी की वैल्यू आ गई 0। तो इसलिए इससे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके आगे भी पॉइंट में और इससे भी छोटी वैल्यू मिलेगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यू को आपने जोड़ लेना। ये बात समझ गए आप, 125 से आगे वाला क्यों कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे n/5 भी आना है। ठीक है, तो n/5 अपने आप में क्या हो जाएगा, वो भी एक बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0 से जरा सी बड़ी होगी, और उसे कैलकुलेट करने के बाद जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अल्टीमेटली 0 कितनी मिली आपको, 20 + 4 यानी कि 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 24। अच्छा क्वेश्चन है, टैलेंट एक्स में हो सकता है ना आए, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एनएमटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो जूनियर लेवल का होता है, यानी जो 9th और 10th क्लास का पेपर होता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं पता है कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द 4-digit नंबर 8ab9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a² + b² इज। ठीक है, अब आपको भाई एक नंबर दे दिया 8ab9 और बोल रहा है कि a² + b² की वैल्यू बताओ। अब ए और बी दो अननोन है, कैसे पता करें, सिर्फ एक ही बात बताइए कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो या तो मुझे ये बताओ कि 4 डिजिट का कौन सा ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जिसके शुरू में 8 आता हो, लास्ट में 9 आता हो। ये पता होना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। अब दिमाग कैसे लगाना है, ध्यान देना। 8ab9, ठीक है। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, देखो इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो अगर मैं 0 से लेके और 9 तक के नंबर का स्क्वायर करूं, तो आप मुझे बताओ कि किसके यूनिट डिजिट में 9 आएगा। देखो 0 का स्क्वायर करूंगा 0, 1 का 1, 2 का 2, जब 3 का करूंगा तो 9। तो यानी कि इसका जो अंडर रूट होगा, या ये जो नंबर स्क्वायर करके आया होगा जिसका भी, उसकी यूनिट डिजिट 3 हो सकती है। अच्छा 4 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें 16 आता है, 6 हो जाएगी। 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है क्या, 7 हो सकती है। तो इसका जो अंडर रूट रहा होगा, ठीक, वो क्या होगा, उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 रही होगी, या फिर उसकी यूनिट डिजिट रही होगी 7। ठीक, अब इसमें एक चीज और सोचते हैं। इसमें एक चीज और सोचने वाली है कि ये 4 डिजिट का नंबर है, तो जो इसका अंडर रूट होगा वो 2 डिजिट का रहा होगा। ठीक है, अगर 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर 5 डिजिट में आएगा या 6 डिजिट में आएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट का अंडर रूट इसका हो नहीं सकता। इसका अंडर रूट हमें किस में रहा होगा, 2 डिजिट में रहा होगा। तो अब इसकी लास्ट डिजिट से ये पहचान लो कि इसकी जो हाईएस्ट डिजिट रही होगी, या जो 10th डिजिट रही होगी इसके अंडर रूट की, वो या तो 8 रही होगी या 9 रही होगी। 9 होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 9 9 से क्या आता है 81। ठीक है, तो लास्ट में 8 होने के चांस कब बढ़ जाते हैं, कि जब उसकी पहली डिजिट 9 रही हो। तो अब हमें दो चीज में खेलना है, कि या तो नंबर 93 लेके देखें पहले, या 97 लेके देखें, हमारी बात बन जा रही है क्या। अगर मैं 93 लेता हूं तो क्या होता है,
ठीक है। 93 का स्क्वायर मुझे निकालना है। अब 93 का स्क्वायर आप कैसे भी निकाल सकते हो, मैं वैदिक मैथ से निकालता हूँ। वैदिक मैथ्स मुझे लगता है आप लोगों को आनी चाहिए, मैंने कुछ लेक्चर भी बनाया है। टैलेंट एक्स खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं वैदिक मैथ्स की वीडियो भी अपलोड करूंगा। देखो इसमें निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर ये 100 से कितना कम है वो लिख लो, -07। 100 से कम है तो यहाँ माइनस लगाए, ये 0707 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 7 और 7 की आ जाएगी 49, और अब 93 में से 7 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 86। तो अब ध्यान से देखो मुझे क्या मिल गया, 8649 मेरे को मिल गया। ठीक है, ये नंबर मुझे मिल गया। अब मैं क्या ये मान लूं कि 93 का ही स्क्वायर रखा हुआ है, कि ये नंबर जो है ये 8649 ही है क्या, कुछ और भी हो सकता है क्या? क्या ये नंबर 97 हो सकता है? 97 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। 97 97, ये 100 से कितना कम है, 0303, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 9 है तो 09 आ जाएगा। 97 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 94। 97 का स्क्वायर नहीं है ये नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 आ गया और मुझे चाहिए 8। तो ये श्योर हो गया कि ये नंबर 93 का ही स्क्वायर है। ठीक है, 83 या 87 का भी नहीं हो सकता, आप निकाल के देख लेना, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिजिट 7 में जाएगी, 8 में नहीं आएगी। 8649 ये नंबर है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, यानी 36 और प्लस 16 पूछा हुआ है आपसे, जिसकी वैल्यू आएगी 52, कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, देखने में वन लाइनर लग रहा है लेकिन ये कितना टिपिकल सवाल है। और जो मैंने ये वैदिक मैथ्स बताया, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं इसके लेक्चर जरूर अपलोड करूंगा। मैथ्स में आपके पास देखो टूल्स होने चाहिए, कौन सा टूल कब काम आ जाए यू नेवर नो। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से और पेपर आपका जरूर अच्छा होगा। टाइम का, अपना टाइम सेविंग करने के तरीके सोचो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की सोचो, और अब क्योंकि टाइम कम रह गया है तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, और क्वालिटी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, किसी भी कोचिंग के ले लो, टैलेंट एक्स के ले लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इनको देख लो, अपने आप से करके देख लो, यहीं से मिल जाएगा एंड यू विल बी फाइन। तो प्रैक्टिस करते रहो इसी तरह। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा फिर से, अभी क्लास 8 के बच्चे बोल रहे हैं तो कोशिश करूंगा 1-2 वीडियोज उनके लिए बनाने की। ऑल द बेस्ट।